नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक अपराध के बारे में नहीं है। जी नहीं, ये कहानी है उस दरार की जो हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं नोएडा के निठारी कांड की। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं देते, बल्कि उस भयानक चुप्पी की परतों को खोलते हैं। एक ऐसी चुप्पी जिसके साये में सालों तक एक घर के पिछवाड़े में बच्चों की कब्रगाह बनती रही और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। आप सोचिए, नोएडा एक ऐसा शहर जो विकास और आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। और उसी के कोने में निठारी गांव से एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे। कोई खेलने गया तो लौटा नहीं, कोई दुकान से टॉफी लेने गया और बस गायब हो गया। माता पिता शिकायतें करते थे, पुलिस फाइलें बनाती थी और वो फाइलें बस एक ढेर में तब्दील होती जा रही थी, धूल खा रही थी। आज हम इसी कहानी के अलग अलग पहलुओं को समझेंगे। अपराध, लापरवाही और वो सामाजिक चुप्पी जिसने इस भयावहता को पनपने का मौका दिया। और इस सबके केंद्र में है एक पता, हाउस नंबर D5 सेक्टर 31 नोएडा। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब ये सब हो रहा था। साल 2004 से 2006 के बीच का वक्त। जी। निठारी से हमारे स्रोत बताते हैं 30 से ज्यादा बच्चे जी। और कुछ वयस्क भी लापता हो गए। और ये सभी बेहद गरीब परिवारों से थे, रिक्शा चलाने वालों के बच्चे, दिहाड़ी मजदूरों की बेटियां। तो क्या यही वजह थी कि उनकी गुमशुदगी को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया? बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सिर्फ अनदेखी नहीं थी, ये एक तरह की जानबूझकर की गई उपेक्षा थी। जानबूझकर की गई उपेक्षा मतलब एक सोचा समझा नजरअंदाज करना। पुलिस का जो रवैया था शिकायतों को लेकर वो बहुत अजीब था। ज्यादातर मामलों को क्या कहा जाता था? घर से भागा हुआ है। हाँ, या पारिवारिक विवाद होगा, या हद से हद मानव तस्करी का मामला बताकर फाइल बंद कर दी जाती थी। कोई असल जांच नहीं हुई। और इस पूरी कहानी के केंद्र में था वो घर, हाउस नंबर D5। जी। एक बड़ी सी कोठी, ऊंची दीवारें और हमेशा बंद रहने वाला एक गेट। यहाँ एक अमीर व्यवसायी मुनिंदर सिंह पंधेर अपने नौकर सुरिंदर कोली के साथ रहता था। बाहर से तो एक बिल्कुल आम घर लगता था, लेकिन निठारी के बच्चों के लिए वो शायद वो आखिरी जगह थी जिसके पास से वे जिंदा गुजरे थे। तो फिर कहानी में मोड़ कैसे आया? अगर सालों तक कुछ नहीं हो रहा था, तो अचानक दिसंबर 2006 में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस उस घर के गेट के अंदर दाखिल हुई? इसका पूरा श्रेय वो एक पिता के संघर्ष को जाता है। अच्छा। 20 साल की एक लड़की थी, पायल। वो D5 में घरेलू सहायिका का काम करती थी और वो गायब हो गई। उसके पिता नंदलाल, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी का फोन ट्रेस करवाया और उसकी आखिरी लोकेशन D5 के पास ही मिली। वो लगातार पुलिस पर दबाव बनाते रहे, हर दरवाजा खटखटाया। एक अकेले आदमी की जिद ने सिस्टम को हिला दिया। बिल्कुल। उनके इसी अथक प्रयास की वजह से पुलिस पर एक्शन लेने का दबाव बना और सालों की अनदेखी के बाद 29 दिसंबर 2006 को पुलिस पहली बार उस घर के अंदर गई। और अंदर जो मिला उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो सिर्फ सबूत में ही थे, वो एक भूला हुआ कब्रिस्तान था। घर के पीछे का जो नाला था और आंगन, वहाँ से बच्चों के कंकाल, खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, ये सब मिलना शुरू हुआ। और ये छोटी हड्डियाँ थी, बच्चों की हड्डियाँ। कुछ पर काटने के निशान थे, कुछ को पकाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बहुत बेरहमी से उन शरीरों को नष्ट करने की कोशिश की हो। ये सुनना भी कितना भयानक है। और यहाँ जो सबसे डरावनी और चौंकाने वाली बात सामने आती है, वो ये कि ये सब कुछ एक पुलिस चौकी से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर हो रहा था। सालों से कुछ 100 मीटर। हाँ। हमारे एक स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक और असरदार लाइन है, निठारी छिपा नहीं था, उसे नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज किया गया था। जी। ये लाइन सिर्फ पुलिस की लापरवाही पर उंगली नहीं उठाती, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी की तरफ इशारा करती है। तो जब जांच शुरू हुई तो D5 के अंदर की दुनिया कैसे निकली? ये सब कर कौन रहा था और कैसे? जांच में जो सामने आया वो किसी भी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा भयानक था। घर का जो नौकर था सुरिंदर कोली, उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने कबूल कर लिया? हाँ, उसने बताया कि वो बच्चों को टॉफी, चॉकलेट या पैसे का लालच देकर घर के अंदर बुलाता था।
फिर उनके साथ यौन उत्पीड़न करता था और सबूत मिटाने के लिए उनकी हत्या कर देता था। और शवों का क्या करता था? शरीर के टुकड़े करके उन्हें घर के पीछे के नाले और आंगन में फेंक देता था। कुछ रिपोर्टों में तो नरभक्षण मतलब कैनिबलिज्म का भी जिक्र आया। कोहली ने अपने कुछ बयानों में इसकी पुष्टि भी की। ये किसी एक पल का गुस्सा नहीं था, ये एक तयशुदा पैटर्न था, एक रूटीन जो सालों से चल रहा था। तो हमारे पास दो मुख्य किरदार है, एक सुरिंदर कोहली घर का नौकर जो शांत भाव से हत्याओं की पूरी प्रक्रिया बता रहा है जी, और दूसरा मुनिंदर सिंह पंधेर घर का मालिक जो कहता है कि उसे कुछ पता ही नहीं था। हाँ, और यहीं से ये केस और भी ज्यादा जटिल हो जाता है। कोहली ने अपने शुरुआती बयानों में सारी जिम्मेदारी ली। उसके बयान इतने विस्तृत और ठंडी तरीके से दिए गए थे कि उन्हें रिकॉर्ड करने वाले सीबीआई अधिकारियों की भी रूह कांप गई थी। लेकिन बाद में वो मुकर गया है ना? हाँ, बाद में उसने अपने बयान बदल दिए और कहा कि उस पर दबाव डालकर ये सब कबूल करवाया गया है। और पंधेर घर का मालिक मुनिंदर सिंह पंधेर हमेशा इस बात पर कायम रहा कि उसे इन हत्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसका कहना था कि जब वो काम पर होता था तब कोहली ये सब करता था। लेकिन ये बात कितनी हजम होने वाली है कि आपके घर के पिछवाड़े से दर्जनों बच्चों की हड्डियां निकलें और आपको भनक तक न लगे। यही इस केस का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद सवाल है। क्या ये संभव है? देखिए, कानूनी तौर पर किसी को दोषी साबित करने के लिए सीधे सबूत चाहिए होते हैं। अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना बहुत मुश्किल हो गया कि पंधेर इन हत्याओं में सीधे तौर पर शामिल था। मतलब कोहली के कबूलनामे के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। ज्यादातर परिस्थितिजन्य साक्षी थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और बचाव पक्ष ने हमेशा यही तर्क दिया कि एक अमीर व्यवसायी के तौर पर वो ज्यादातर घर से बाहर रहता था और कोहली ने उसकी पीठ पीछे ये सब किया। अदालत को यह तय करना था कि ये अज्ञानता ये सच थी या जानबूझकर बनाई गई एक ढाल, और इसी सवाल पर कानूनी लड़ाई सालों तक चलती रही। तो ये सिर्फ कोहली या पंधेर की कहानी नहीं रह जाती। जैसा आपने पहले कहा था, ये उन सब की कहानी है जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। बिल्कुल, ये एक मल्टी लेवल फेलियर था। सबसे पहले तो पुलिस। हाँ, पुलिस एफआईआर दर्ज न करना, जांच न करना, उल्टे पीड़ितों को ही अपमानित करना। दूसरा, फोरेंसिक टीम। स्रोत बताते हैं कि शुरुआती दिनों में क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित ही नहीं किया गया। अच्छा। सबूतों का कलेक्शन बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से हुआ, जिससे बाद में अदालत में केस कमजोर पड़ गया। और प्रशासन, बाल अधिकार आयोग जैसी संस्थाएं सब नाकाम रहे। किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि एक ही छोटे से इलाके से इतने सारे बच्चे क्यों और कैसे गायब हो रहे हैं। ये डेटा का एक पैटर्न था जिसे पकड़ने में सब फेल हो गए। और समाज, आस पड़ोस के लोग। ये सवाल हमेशा पूछा जाता रहा कि क्या किसी ने कुछ भी अजीब नहीं देखा या सुना, या शायद देखकर भी अनदेखा कर दिया। ये एक सामूहिक चुप्पी थी। और जब ये चुप्पी टूटी तो जाहिर है पूरे देश में हंगामा मच गया होगा। बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए। माता पिता टीवी पर चीख चीख कर रो रहे थे। भारत ने अविश्वास में ये सब देखा, लेकिन गुस्सा समय के साथ ठंडा हो जाता है। बिल्कुल। और न्याय की प्रक्रिया वो बहुत धीमी और जटिल रही। केस सालों तक चले, सजाएं सुनाई गईं, फिर पलट दी गईं, फिर दोबारा ट्रायल के आदेश हुए। तो अंत में परिवारों के पास क्या बचा? कुछ नहीं, न बच्चे, न सुकून, और न ही कोई साफ जवाब। और ज्यादातर पीड़ितों की तो पहचान भी नहीं हो सकी है ना? उनके नाम नहीं है, तस्वीरें नहीं है। वो सिर्फ एक संख्या बनकर रह गए। हमारे स्रोत में एक बहुत मार्मिक बात कही गई है। क्या? कि वो 2 बार गायब हुए, एक बार अपने घरों से और दूसरी बार इतिहास से। आज भी हाउस नंबर D5 वहीं खड़ा है, वीरान, खामोश। लोग कहते हैं कि उस गली से गुजरते हुए एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। शायद इसलिए नहीं कि वो भूता है, बल्कि इसलिए कि वो एक भयानक सच की याद दिलाता है। क्या आप सालों तक मदद के लिए चिल्ला सकते हैं और फिर भी आपकी आवाज अनसुनी रह सकती है? वो घर आज भी उस अनदेखी का, उस चुप्पी का एक जीता जागता स्मारक है। निठारी की घटना कोई अचानक आया दुस्वप्न नहीं थी। नहीं, एक धीमी सड़न थी जिसे ताकत, गरीबी और उदासीनता के मिश्रण ने सालों तक पाला था। बच्चे किसी अंधेरी गुफा या घने जंगल में नहीं मरे। वो सबकी नजरों के ठीक सामने एक व्यस्त शहर के बीचों बीच मरे, एक ऐसी जगह पर जहां हर कोई देख सकता था, लेकिन किसी ने देखना नहीं चाहा। जी हाँ, ये कहानी हमें बताती है
कि सबसे बड़ा अंधेरा बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है, जब हम सच देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं। अंत में ये सारे स्रोत हमें एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। निथारी हमें सिखाता है कि सबसे खतरनाक राक्षस वो नहीं होते जो छुपते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारे बीच रहते हैं। इस भरोसे के साथ कि हम कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें फलने फूलने के लिए अंधेरे की जरूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ हमारी चुप्पी की जरूरत होती है।